वेलकम क्लास। आज हम रिवाइज करेंगे। हम्म नर्वस सिस्टम नहीं, नर्वस सिस्टम तो मैं मंडे आपसे ओरल टेस्ट लूंगा, है ना। आज मैं आपका ओरल टेस्ट लूंगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, और कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। जैसा मैंने अभी आपसे पूछा, एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। एरिथ्रोपोइसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीएस, आरबीसीएस का प्रोडक्शन। आरबीसीएस को हम हिंदी में लाल रक्त रुधिराणु भी कहते हैं। ये लाल क्यों होता है? क्योंकि उस पे आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन के साथ, आरबीसीएस की सरफेस पर। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीम मतलब होता है आयरन, और ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन होता है, एक मेटालो प्रोटीन है। ये मेटालो प्रोटीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक मेटल एलिमेंट प्रेजेंट है जिसको हम आयरन कह रहे हैं। ठीक है, एफई, एफई से इसको डिनोट करते हैं। और आयरन की प्रेजेंस रेड कलर शो करती है ना? जैसे रेड फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे आपका बीट, चुकंदर आप लोग खाते हो, उससे आपको आयरन मिलता है। और अनार खाते हो, अनार का रस भी आपने देखा होगा लाल नजर आता है, तो वो आयरन की प्रेजेंस की वजह से होता है। कोई जरूरी नहीं है, पालक, पालक में भी आयरन होता है, लेकिन पालक रेड नहीं होती है। लेकिन जो आरबीसीएस का कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। आरबीसीएस ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, हमारे बॉडी के हर सेल टिश्यू तक लेके जाता है, और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को अवेलेबल कराता है। और ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे जिंदा रहने के लिए। क्योंकि हमारी बॉडी में बिना एनर्जी के कुछ पॉसिबल नहीं है, और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ऑक्सीडेशन से, और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है सेल में, और जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, और एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है एनर्जी। और एनर्जी हमारे बॉडी में फैट के फॉर्म में भी स्टोर रहती है। जो मोटे लोग होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यू, चर्बी ज्यादा होती है। और जब एनर्जी की जरूरत होती है तो चर्बी गलती है, बर्न होती है, और उससे भी हमको एनर्जी मिलती है। पर हमको इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। और हमको यदि एनर्जी को स्टोर करना है तो वो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी स्टोर करती है। तो जो लोग बहुत ज्यादा ऑयली फूड लेते हैं, लिपिड का कंजप्शन ज्यादा रखते हैं, तो उनमें फैट का डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन होता है, और वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है। इसलिए कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़े और वो काफी मोटा हो, तो धीरे धीरे वो पतला भी होने लगता है, उसका फैट भी बर्न होने लगता है। तो एरोथ्रोपोइसिस हमारा होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीएस। ठीक है। आरबीसीएस कहाँ पर बनता है? जब कोई फीमेल कंसीव करती है तो फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवा का डिफ्यूजन होता है। ठीक है। और इस डिफ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंड मंथ तक हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है। और सेकेंड मंथ से लेके तो 9 मंथ का जो ड्यूरेशन है, इसमें उसका नाम क्या दिया जाता है? उसको फीटस कहा जाता है। और जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद हम उसको क्या नाम देते हैं? हम बेबी कहने लगते हैं। ठीक है। तो स्त्री, फीमेल में जो बच्चादानी होती है, गर्भाशय होता है, जिसको मदर वॉर्म भी कहते हैं, तो इसमें बच्चे का विकास होता है 9 मंथ्स तक। और ये जो 9 मंथ्स है बेटा, इसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। आपको प्रेगनेंसी पे शॉर्ट नोट लिखने के भी लिए आता है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। 3 महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड 3 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 6 to 9 मंथ्स थर्ड ट्राइमेस्टर। और ये 9 महीने के समय में बच्चा माँ के गर्भ में डेवलप होता है। और जब वो फुल्ली डेवलप होता है तो लेबर शुरू होता है, और उसके बाद डिलीवरी हो जाती है। ठीक है। तो जब बच्चा माँ के वॉर्म में होता है, तब उसमें आरबीसीएस का फॉर्मेशन, उसके जब इनिशियल फेज रहता है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का फर्स्ट 2 मंथ, तो उसमें जो योग सेक होता है वहां पर होगा। फिर उसके बाद लिवर और स्प्लीन में होना शुरू हो जाता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद कहाँ पर होगा? आपने बोन्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। हमारे बॉडी में 3 टाइप के बोन होते हैं, आपका लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, और इरेगुलर शेप के बोन भी होता है। फ्लैट बोन होता है, लॉन्ग बोन होता है, शॉर्ट बोन होता है। तो जो लॉन्ग बोन होती है बेटा, उसके सेंटर में और उसके कॉर्नर में बोन मैरो प्रेजेंट होता है। येलो बोन मैरो सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो हड्डी के बीच में सक करते हैं ना, तो उसका जो मसाला माल होता है वो अंदर चला जाता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्होंने कभी प्रैक्टिकल किया होगा, है ना। तो वो होता है येलो बोन मैरो। ठीक है। और आपने देखा होगा हड्डी का जो कॉर्नर होता है वो काफी सॉफ्ट होता है।
ठीक है, जो लोग चिकन खाते हैं उन्होंने देखा होगा हड्डी का जो कॉर्नर है उसको वो लोग चबा जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। तो वहां पर रेड बोन मैरो होता है। ठीक है, तो जो रेड बोन मैरो है, येलो बोन मैरो है, ये बोन मैरो प्रोडक्शन करता है हमारे ब्लड सेल्स का। और हमारे ब्लड में कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं? मेजर क्लासिफिकेशन यदि हम देखें तो उसमें आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट प्रेजेंट होता है। आरबीसीएस का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। हम यदि कहीं सेल में इंजुरी हो गई तो हमारे एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से हमारी डेथ ना हो जाए, इसलिए हमारा इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, हमारा ब्लड क्लॉटिंग शुरू कर देता है, थक्का जम जाता है। आपने देखा होगा यदि कहीं माइनर सा कट लगा तो थोड़ी देर बाद खून जम जाता है। तो ये खून का जमना हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो हमारी बॉडी से खून बहता रहेगा तो हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी में वॉल्यूम कम हो जाएगा ब्लड का। ठीक है, मानव शरीर में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? 5, 5.5 लीटर, 5 लीटर, और फीमेल में ½ लीटर कम होता है। तो ये ब्लड का वॉल्यूम हमारे बॉडी में मेकअप रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लॉटिंग एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी खून को बहने से रोकती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो खून का रुकना है हम उसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस, मतलब खून का बहना रुकना। और एक होता है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम मतलब जब तक खून बह रहा है उसको हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। और जब खून का थक्का जमना शुरू होता है तो जितनी देर में खून जमेगा उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। तो ये ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। अच्छा बताओ, जब भी हम रनिंग करें, हम एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, बहुत ज्यादा कोई ऐसा काम करें जो एक्सर्शन से भरा हो, तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे? जैसे ही हम तेजी से दौड़ना शुरू कर दें अचानक, तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे? हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। है ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी तो हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे इंटेंसिटी के साथ। तो ब्लड की सप्लाई को बढ़ाना जरूरी है। ब्लड की सप्लाई बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा हार्ट रेट बढ़ जाए, है ना, हमारा हार्ट तेजी से पंपिंग करे। और हम रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। आप ठंडी के दिन में 5 किलोमीटर तेजी से दौड़ जाओ, है ना, आपको आपका जर्किंग उतारनी पड़ेगी, स्वेटर उतारनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आप देखोगे हार्ट रेट, हाथ लगा के देखोगे तो हार्ट तेजी से धड़केगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका पल्स रेट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, आप तेजी से सांस लेने लगोगे। हमारी बॉडी भी एक मशीन है, और ये मशीन जब बहुत तेजी से काम करेगी तो गर्म तो होगी। है ना, गाड़ी भी आप यदि बहुत तेजी से, स्प्लेंडर को यदि आप 110 की स्पीड पे चलाते हो, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो वो भी, इसका इंजन भी बहुत गर्म हो जाता है। तो गर्मी पैदा होती है जब हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे तेजी के साथ, तो गर्मी भी पैदा होती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है? और जब कोई व्यक्ति शांत होता है, मर जाता है, तो उसकी बॉडी ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि वो व्यक्ति मर गया, अब उसकी बॉडी में कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। अब कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा तो बॉडी में गर्मी कहाँ से आएगी? ठंडी के दिनों में सामान्यतः हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म रहती है, हमारी बॉडी क्योंकि मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को थोड़ा सा स्पीड अप करती है, इसलिए आपने देखा होगा ठंडी के दिनों में हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। गर्मी के दिनों में शादी ब्याह में जाते हैं, बहुत जल्दी पेट खराब हो जाता है। शादी का सीजन तो ठंडी के दिनों में भी आता है, लेकिन उसमें डाइजेशन हमारा बढ़िया रहता है। इसलिए आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर रहते हैं, जिन लोग को मसल्स बनाने होते हैं, व्यायाम करते हैं, वो ठंडी के दिनों में व्यायाम करते हैं। तो ठंडी के दिन में एक्सरसाइज करने से व्यक्ति बहुत स्वस्थ रहता है। तीनों जो सीजन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा हेल्थी सीजन किसको माना गया है? ठंडी के सीजन को माना गया है ना, ठंडी के सीजन को हेल्थी सीजन माना गया है। ठंडी बहुत पड़ रही है अभी, है ना, कल टेम्परेचर 15, 16 डिग्री सेल्सियस था बैतूल में। बिना आग जलाए काम नहीं चल रहा है ना, बहुत ठंडी है। आपके एरिया में ठंडी कैसी है? हम्म। अच्छा। ठीक है ना, तो आग वाग जला लिया करो शाम को, थोड़ी गर्मी पैदा कर लिया करो, है ना। ठीक है, तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स वो होती हैं जो मसल्स हमारे स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड रहती हैं, है ना। हमारी हड्डियों से हमारा मांस जुड़ा हुआ है ना। और जब ब्रेन से सिग्नल जाता है तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और हम मूव कर पाते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं, हम बॉडी हिला डुला पाते हैं, दौड़ना, चलना, फिरना, भागना, तैरना, ये सब हमारे स्केलेटल मसल्स की वजह से होता है। और ये स्केलेटल मसल्स से हमारा जुड़ा होता है नर्वस सिस्टम, है ना।
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब होता है जहां पर नर्व कनेक्टेड है मसल्स की प्लेट से, उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू मसल्स हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहती है, और हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, है ना। वॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे हम यदि किसी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, चल रहे हो, फिर रहे, उठ रहे, भाग भाग रहे, ये सब हम हमारी इच्छा से कर रहे हैं, तो ये सब वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। ऐच्छिक पेशियां, है ना, ऐच्छिक गतिविधियां हैं ये सारी। और हमारी बॉडी में कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जो अनैच्छिक होती है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमारी इंटरकोस्टल मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हमारे इंटेस्टाइन में जो पैरास्टेलिस हो रही है ना, ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको ऑटो पायलट मोड पे कंट्रोल करता है। जैसे हम सो जाते हैं तो भी हमारी ब्रीदिंग चलते रहती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे सोते हैं, उनका पेट ऊपर नीचे होता है, पेट से सांस लेते हैं वो, है ना, पेट और चेस्ट दोनों से। आपको पता है सांस लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको चेस्ट और स्टमक दोनों से सांस लेना चाहिए। गहरी सांस जो लेता है उसका जीवन लंबा होता है ना। हमारी सांसें हमारे अ, मतलब जीवन की डोर होती है, और सांस हमारी जितनी लंबी गहरी होगी उतना हमारा जीवन ज्यादा लंबा होगा। ठीक है, इसलिए प्राणायाम करने की सलाह देते हैं। रामदेव बाबा कराते हैं ना प्राणायाम, फूफा फूफा डेली, तो वो करना चाहिए। उससे आप लोग स्वस्थ रहोगे, आपका एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, और आपके सभी न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन एंजाइम सभी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो हमारी बॉडी में जब भी हम कोई एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाएगी, और यदि सेल टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब सेल और टिश्यू में ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, और आपने देखा होगा मसल्स भी टायर्डनेस फील करती है, मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, उसके एक्यूमुलेशन की वजह से मसल्स में पेन होने लगता है, होता है कि नहीं। तो जब मसल्स में पेन होगा तो फिर मसल्स भी काम नहीं कर पाती है ना, व्यक्ति थक जाता है तो वो चल भी नहीं पाएगा। तो एक लेवल तक तो ऑक्सीजन की डिमांड पूरी की जाती है, फिर उसके बाद लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से पेन होता है, तो वो मसल्स फेल हो जाते हैं उस टास्क को करने के लिए। और वहीं पर इसका उल्टा जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, जब हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है, पैरासिम्पथेटिक को हम बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब खाना अच्छा पचेगा। हमेशा खाना खाने के बाद 15-20 मिनट आराम करना चाहिए, है ना। और आराम यदि हम करेंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, इसलिए बहुत से देशों में खाना खाने के बाद लोग 1 घंटे की छुट्टी मिलती है तो आधा घंटे आराम करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका खाना पीना तभी पचेगा जब आप रेस्ट करोगे, आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, आपके डाइजेस्टिव जूस रिलीज होने लगेंगे, आपकी किडनी बढ़िया फिल्ट्रेशन का काम करेगी, है ना। तो दोनों ही सिस्टम हमारे लिए जरूरी होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, एड्रेनालिन, और पैरासिम्पथेटिक में कौन सा काम करता है, एसिटिल कोलिन। ठीक है, ये आप याद रखना। आपको नर्वस सिस्टम मैंने पढ़ाया था जब, बताया होगा, दोनों में डिफरेंस भी बताया था। तो जब भी हमको भागना है, दौड़ना है, तो हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम हमें सपोर्ट करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यदि हमारे सामने अचानक लॉयन आ गया तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें सिंपैथी देगा, हमारे बॉडी में एड्रेनालिन का रिलीज बढ़ जाएगा, जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, है ना, हमारा जो पीपल है वो डायलेट हो जाएगा, ये चेंजेस हमारी बॉडी में आएंगे। कोई भी स्टिमुलस से बेटा, जब हमारे जो इंद्रियां होती है, हमारी आई है, ईयर है, नोज है, हमारी स्किन है, ये हमारी इंद्रियां होती है जो हमें स्टिमुलस का एहसास कराती हैं, ठंडी है, गर्मी है, बारिश है ना, जो भी आप दृश्य देखते हो उसका आपके बॉडी पे प्रभाव पड़ता है ना। आपने जंगल में यदि शेर देख लिया तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूज बम्स आ जाएंगे आपकी बॉडी में, है ना। कोई पागल कुत्ता आपके पीछे दौड़ जाए तो आपको पसीना छूट जाएगा, है ना, आपका दिमाग तेजी से काम करने लगेगा, आपकी आंखें फट जाएंगी उसको देख के, आपको समझ में आ जाएगा कि आज तो मैं गया। तो आप एकदम एक्टिवेट हो जाओगे, आप हो जाओगे कि नहीं, है ना, अपने फुल पोटेंशियल पे भागना शुरू कर दोगे। तो ये स्टिमुलस बेटा हमारे ब्रेन तक जाता है, और ये ब्रेन फिर उसकी प्रोसेसिंग करके डिसीजन लेता है कि भाई करना क्या है। और जो हमारे इफेक्टर ऑर्गन रहते हैं उस तक वो फिर प्रॉपर मदद पहुंचाता है ना। हमारी बॉडी में बेटा रिसेप्टार्स भी होते हैं, बैरो रिसेप्टार्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टार्स होते हैं, कीमो रिसेप्टार्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टार्स होते हैं। ये सारे रिसेप्टार क्या है, स्टिमुलस को रिसीव करके इसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन फिर एक सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज करता है ना।
फॉर एग्जाम्पल जैसे डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, डिलीवरी के टाइम पे जब स्ट्रेचिंग होती है तो जो बच्चादानी का मुंह होता है वहां पर जो स्ट्रेच रिसेप्टार्स रहते हैं, वो जब फैलते हैं तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं कि भैया ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो, है ना। हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन बनता है और वो स्टोर कहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड जब ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है तो वो ऑक्सीटोसिन कहाँ जाके काम करता है, यूट्रस को वो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा जिससे डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है ना। यदि डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन किस रूट से दिए जाते हैं, पेरेंटल रूट से। ओरल रूट से ऑक्सीटोसिन इसलिए नहीं देते क्योंकि वो प्रोटीन का बना होता है, और ओरल रूट से देंगे तो वो लीवर उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब प्रोटीन समझ के उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में बेटा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, है ना। इस तरह से हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो हार्मोन एंजाइम रिलीज करता है, और ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, है ना। जैसे किडनी में बैरो रिसेप्टर होते हैं, बैरोमीटर आपने सुना होगा, बैरोमीटर का काम क्या होता है, बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करता है ना। दाब को मापने का इक्विपमेंट होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करता है, तो हमारी बॉडी में किडनी में रिसेप्टार्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टार क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। तो यदि हमारा ब्लड प्रेशर यदि कम हो रहा है तो यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, और यूरिन का फ्लो भी कम हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी में फ्लूइड को रिटेन किया जाएगा, है ना। हम वॉल्यूम मेकअप करने के लिए क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं आईवी रूट से, है ना। जैसे आपका ग्लूकोज हुआ, एनएस हुआ, नॉर्मल सेलाइन, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, आरएल, ये सब हम चढ़ाते हैं, जिससे हमारे ब्लड का वॉल्यूम मेकअप हो जाता है। कीमोरिसेप्टर जो होते हैं बेटा, इससे केमिकल जो ड्रग्स होती हैं वो केमिकल फॉर्म में होती हैं, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था 3 टाइप की ड्रग होती है, एक तो नेचुरल सोर्सेज से मिलती है, एक सिंथेटिक होती है और एक सेमी सिंथेटिक होती है। सेमी सिंथेटिक में क्या होता है, नेचर से जो मॉलिक्यूल मिला है उसको हम स्लाइटली मॉडिफाई कर देते हैं। और सिंथेटिक क्या है, लैब में हम बनाते हैं। सिंथेटिक का एग्जांपल मैंने आपको बताया था पैरासीटामोल, जो कि एंटीपायरेटिक कैटेगरी का ड्रग है, ये फीवर को कम करता है। और नेचुरल ड्रग का एग्जांपल है जैसे आपका एट्रोपिन, जो कि एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है, कोगनोसी में मैंने आपको पढ़ाया था। एट्रोपिन एट्रोपा बेलाडोना से मिलेगा। और एट्रोपिन क्या होता है, एस्टाइल कोलिन का एंटागोनिस्ट होता है। और एस्टाइल कोलिन का एगोनिस्ट क्या होता है, पिलोकार्पिन, है ना। हमारे बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको हम एंडोजीनियस कहते हैं, और बाहर से जो मॉलिक्यूल हम लेते हैं उनको हम एक्सोजीनियस कहते हैं। तो एक्सोजीनियस जो मॉलिक्यूल है वो दवा की तरह काम करते हैं और नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका प्लांट में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, है ना, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन। ये क्या काम करते हैं, ये एक्सोजीनियस मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, हमारी बॉडी में औषधि की तरह काम करते हैं, बीमारियों के इलाज में यूज किए जाते हैं। जैसे अर्जुना के बार्क से हमें जो अर्क मिलता है वो हमारे हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, जिससे हमारे कार्डियक मसल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और मसल्स का टोन बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी बेटा होम्योस्टेसिस बनाती है, बैलेंस बनाती है ना। हमारी बॉडी में एक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यदि उसमें डिसबैलेंस आ जाता है तो मानव शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, व्याधि युक्त हो जाता है। तो व्याधियों के इलाज में जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं, औषधियां यूज की जाती है, उन्हीं को तो हम बोलते हैं मेडिसिन, दवाई, ड्रग, है ना। ड्रग भी मैंने आपको कोगनोसी पढ़ाई थी, बताया था क्रूड ड्रग होता है ना, जो हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, है ना। आपको कोगनोसी में बेटा दवाइयों के बारे में पढ़ना पड़ता है जो प्लांट सोर्स से मिलती है, जैसे सोप भी दवाई है आपकी। सोप सोप खाते हो ना आप, ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। हींग आप लोग दाल में डालते हो, हींग क्या करेगी, हींग आपके पेट में गैस नहीं बनने देगी। तो जिन लोग को गैस का प्रॉब्लम होता है उनको हींग खानी खानी चाहिए, ठीक है। और हमारा जो ब्रेन होता है बेटा, ये हमारे बॉडी का मतलब मदरबोर्ड जैसे होता है, मास्टर पीस होता है ना। पूरी बॉडी को रेगुलेट कौन करता है, ब्रेन करता है। कोई भी डिसीजन कौन लेता है, ब्रेन लेता है ना। और हमारे ब्रेन में ही एक मास्टर ग्लैंड भी होती है जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है जो कि पूरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है ना। जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन,
जो आपके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन है जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, और ये हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम है, ये आपस में एक ट्यूनिंग, हार्मोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन में मिलके पूरी बॉडी को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, फीडबैक, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, जैसे ही आपने देखा होगा जब डिलीवरी होती है, छोटा बेबी मतलब माँ के निप्पल को सक करता है, तो वो सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचेगा, और वहां से फिर आपका प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये मिल्क के इजेक्शन और प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। डिलीवरी के बाद में अ, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है फीमेल्स के ब्रेस्ट में। तो ये भी एक फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है ना। जैसे स्टिमुलस आता है उस आधार पे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। अब आपने देखा होगा आसपास कोई पेशेंट रहता है, उसको हाई बीपी का प्रॉब्लम है ना, उसका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, तो उसके ट्रीटमेंट में हम बीटा ब्लॉकर ड्रग यूज करते हैं। हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ऐसे ड्रग्स जिनके लास्ट में हमको ओलोल नजर आए, ओलोल। ठीक है, एक होता है उपसर्ग जो पहले लगे, और एक होता है प्रत्यय जो बाद में लगे, है ना, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो इसमें सफिक्स हमें क्या नजर आएगा? ओलोल। इसका एग्जाम्पल है जैसे एटेनोलोल, प्रोप्रानोलोल, है ना, ले बेटा लोल। तो लास्ट में ओलोल हमको नजर आएगा तो हम समझ जाएंगे वो ड्रग हाइपरटेंशन के पेशेंट में यूज की जाएगी। हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, बीपी का बढ़ जाना। सामान्य स्थिति में यदि ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा है ना, तो उसको हम हाई बीपी का प्रॉब्लम कहते हैं। अब जैसे इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, यदि बॉडी के किसी हिस्से में सूजन आ गई है, तो सूजन के इलाज में हम कॉर्टिसोन यूज करते हैं। ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन भी आता है ना। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसको हम प्रीफिक्स से पहचानेंगे, इसके शुरू में कॉर्ट नजर आएगा। कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन एक स्टेरॉइड होता है। ठीक है, आपने बहुत से फॉर्मुलेशन में, बहुत सी मेडिसिन में देखा होगा आपने कॉर्टिसोन। तो कॉर्टिसोन एक स्टेरॉइड होता है, और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कॉट से, है ना। जैसे केनाकॉट, केनाकॉट एक दवाई आती है। ठीक है, तो ये सब स्टेरॉइड होते हैं, और ये सूजन को कम करते हैं। और हमारी बॉडी में सूजन कब आती है? जब इन्फेक्शन होगा तब भी सूजन आ सकती है। कहीं पाँव में यदि मोच आ गई, है ना, मोच में से भी सूजन आ जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। अब यदि हमको किसी के ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट, मतलब ब्लड को क्लॉट करना हो, है ना, तो हम उसमें, उस केस में हम वारफेरिन यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो लोग बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करते हैं, उनकी बॉडी में यदि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, तो उनको आगे चल के हाइपरटेंशन हो सकता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसके लिए हम सिम्वास्टैटिन ड्रग यूज करते हैं। और उसको हम कैसे पहचानेंगे? इसके लास्ट में स्टैटिन नजर आएगा हमें, स्टैटिन। तो जो जो ड्रग के लास्ट में हमें स्टैटिन नजर आएगा, तो हम उसको पहचान लेंगे कि वो लिपिड लोअरिंग ड्रग है। मतलब आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगी ब्लड में। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो हाइपर लिपिडेमिया हो जाएगा, और हाइपर लिपिडेमिया का यदि हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा बढ़ने से आगे चल के हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी को उल्टी आने की फीलिंग आ रही है, आपने देखा होगा कुछ लोग बस में बैठते हैं तो उनको, कार में ट्रेवलिंग करते हैं, घाट आ गया तो उनको उल्टी होती है, नौजिया की फीलिंग आती है। तो इसके लिए हम ऑन्डासेट्रॉन ड्रग यूज करते हैं, वोमिकाइंड। ये ड्रग क्या करती है? ये ड्रग उल्टी की फीलिंग को कम करती है। यदि किसी का जैसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हम सॉल्मेट्रॉल ड्रग यूज करते हैं, तो इसके लास्ट में हमको टेरॉल नजर आता है ना। ये मैं आपको ड्रग को पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। कभी आप किसी ड्रग के नाम को देखो तो आप उसको कैसे पहचान सकते हो कि वो ड्रग क्या करता है, उस ड्रग का फंक्शन क्या है। तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है तो साल्मेट्रॉल यूज करते हैं। आपने देखा होगा कफ सिरप, खांसी किसी को आती है तो उसमें ब्रोमैक्सिन रहता है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन रहता है ना। ये सब ड्रग उसमें ऐड होते हैं, जो हमारे ब्रोंकस को डायलेट करते हैं, जिससे हमें सांस लेने में मदद मिल जाती है। आपने अभी कोविड टाइम पे सुना होगा रेमडेसिविर का इंजेक्शन। रेमडेसिविर का इंजेक्शन ये वायरल इन्फेक्शन को कम करता है। एसाइक्लोवीर ड्रग, तो जिस भी ड्रग के लास्ट में आपको सफिक्स नजर आए वीर, मतलब आप समझ जाओगे वो एंटीवायरल ड्रग है। वो ड्रग जो वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, उनको हम एंटीवायरल ड्रग कहते हैं। ऐसे ही आपका रेमिप्रिल ड्रग होता है, इसके लास्ट में प्रिल नजर आएगा आपको, रेमिप्रिल, PRIL, प्रिल। ये ड्रग क्या करेगा? बीपी को कम करेगा, मतलब हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज होगा।
ठीक है। जब हमारी बॉडी में हम ड्रग खाते हैं बेटा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी में एक्शन देता है ना। हमारी बॉडी में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टार्स होते हैं, अलग अलग उनकी लोकेशन होती है। आयन गेटेड आयन, हमारी बॉडी में लिगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं। मतलब सेल का जो सरफेस होता है, हमारी सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है, और ये बाइलेयर होता है ना। फॉस्फोलिपिड मतलब इसमें फॉस्फेट भी है और लिपिड भी है। मतलब इसका जो हेड और टेल है, हेड इसका कैसे होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और उसका जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर से जो हेट करे। ठीक है। तो हमारा जो सेल का मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है, मतलब जिन चीजों को अंदर आने देना है उसको अंदर आने देगा, और जिसको नहीं आने देना है वो अंदर नहीं आ पाएगी। तो सेल में ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये दो टाइप का होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वैसे तो, एक्टिव और पेसिव। एक्टिव में एनर्जी लगती है और पेसिव में एनर्जी नहीं लगती। पेसिव का एग्जाम्पल, एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। यदि मैं किसी बॉल को नीचे ऊपर से नीचे गिराऊं तो मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी एक एनर्जी है जो धरती की जो कशिश है चीजों को अपनी तरफ खींचने का गुण, इसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यदि मैं किसी चीज को छोड़ दूं ऊपर से तो नीचे अपने आप आ जाएगी, है ना। लेकिन धरती में तो खींचने का गुण है, तो उसने नीचे खींच लिया, अब मुझे उसी बॉल को ऊपर फेंकना है ना, तो मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ऐसी हमारी बॉडी में भी यदि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू बिना किसी एनर्जी के अपने आप ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। और वहीं पर मुझे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ यदि किसी मॉलिक्यूल को भेजना है या किसी आयन को मुझे ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो डिफ्यूजन किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन आपका पेसिव पेसिव फॉर्म है। पेसिव मतलब इसमें एनर्जी नहीं लगती। कहाँ पर होता है डिफ्यूजन, हमारी जो लंग्स की एल्वियोलाई होती है वहां पर जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन घोली जाती है, तो वो कैसे घुलती है, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, जिसकी सप्लाई लंग्स को हुई है ना। अब इस आधार पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घोल दी जाती है ना। तो इसके लिए हमको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो हाई टू लो और लो टू हाई, हाई टू लो यदि होगा तो पेसिव के थ्रू हो जाएगा, और लो टू हाई यदि करना है तो एक्टिव के थ्रू होगा। ठीक है। और डिफ्यूजन के भी फिर फर्दर टाइप्स होते हैं। हमारे जो सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस होती है उस पर प्रोटीन के स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, और इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं जिसके थ्रू हमारे मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें प्रोटीन की हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर या बाहर किया जाता है। और सेल की मेम्ब्रेन पे एक्वापोरिन्स भी होते हैं। एक्वापोरिन से क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल सीधे सेल के अंदर चला जाता है। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होते हैं जिसके थ्रू आयंस जो है वो इन और आउट होते हैं। जिन भी बेटा आयन पे चार्ज होता है, कैटायन एनायंस, ये सेल को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते, है ना, ये चैनल के थ्रू ही क्रॉस करते हैं। और जो गैसेस होती हैं वो भी डायरेक्ट क्रॉस कर लेती हैं, है ना, जैसे O2 है, CO2 है ना, तो ये डायरेक्ट क्रॉस कर लेती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे न्यूरॉन सेल पर। ये आपने पढ़ा होगा जब आपने डिजिटैलिस की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको पढ़ाई होगी, उस वक्त इसके बारे में बताया होगा। ठीक है। और एक आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू होता है एक्टिव, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू भी होता है। और इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू जो होगा उसमें टाइप होते हैं, सिम्पोर्ट सिम्पोर्ट जिसमें सेम डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव करते हैं, एंटीपोर्ट जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। अब इसकी जरूरत हमारी बॉडी में कहाँ पड़ती है, जैसे थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की जरूरत है। आयोडीन एक आयन होता है ना। तो सोडियम और आयोडीन का जो एक्सचेंज होता है बेटा वो सिम्पोर्ट के थ्रू होता है। हार्ट में भी ये मैकेनिज्म होता है। हार्ट में एंटीपोर्ट मैकेनिज्म होता है। हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हार्ट में संकुचन होता है, हार्ट पंपिंग करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में, तो उसके लिए उसको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एंटीपोर्ट सिस्टम के थ्रू सोडियम और कैल्शियम आयन का एक्सचेंज होता है हार्ट में। तो इस तरह से हमारे बॉडी में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, परमिएबिलिटी के थ्रू कोई भी आयन मॉलिक्यूल लिगेंड ये सब एक दूसरे से
इंटरेक्ट करते हैं और इनका आवागमन चलते रहता है। रिसेप्टार की डेफिनेशन यदि आपसे कोई पूछे तो ये सेल सिग्नलिंग के काम आता है, सेल की सरफेस पे पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है ना। एंडोजीनियस मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या है? एस्टाइल कोलिन और एड्रेनालिन, ये हमारी बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि केमिकल सिग्नलिंग का काम करते हैं। और एक्सोजीनियस में सारे ड्रग्स आते हैं। और ये ड्रग जब बेटा रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो ये एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। एगोनिस्ट क्या होता है? जो कि हमारे बायोमोलिक्यूल की तरह सिमिलर एक्शन देता है। जैसे हमारी बॉडी में एस्टाइल कोलिन कम हो गया तो हमने उसका एगोनिस्ट दे दिया पिलोकार्पिन, जो कि एक एक्सटर्नली लिया जाने वाला ड्रग है। तो वो बायोमोलिक्यूल की तरह ही काम करेगा और रिसेप्टर को जब ऑक्यूपाई करेगा तो उसके प्रति उसकी एफिनिटी भी होगी और फुल्ली उसको ऑक्यूपाई भी करेगा और इंट्रेंसिक एक्टिविटी भी देगा, मतलब बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस कॉज करेगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी में दवाई काम करती है। जैसा कि आप जानते हो हमारी बॉडी एटॉमिक लेवल पे भी होती है ना। हमारी बॉडी एटम से बनी है ना। एटम्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो हमारी बॉडी में सबसे छोटी चीज क्या है? एटम। एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके आपका पूरा एक कंपाउंड बनाएंगे, फिर उससे सेल बनी होती है, सेल से टिश्यू बना होता है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी का कंपोजिशन हुआ है। हमारी बॉडी में 10 सिस्टम होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम है जिसमें हम नेल्स, स्किन और हेयर की स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी का कंपोजिशन हुआ है। अब कोई भी दवाई शरीर में गई है तो उसके एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म दिए हैं साइंटिस्टों ने कि दवाई शरीर में काम कैसे करती है। ठीक है। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था उस लेक्चर को आप सुनना, तो उसमें मैंने आपको बताया है ना। कुछ दवाइयों के बेटा आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे दर्द निवारक गोलियों गोलियों के साथ साथ इंजेक्शन्स भी आते हैं जिसमें पैथिडीन है, फेंटानिल है और ट्रामाडोल है। ठीक है। ट्रामाडोल का जो इंजेक्शन होता है बेटा, ये आपका पार्शियल एगोनिस्ट का एग्जाम्पल होता है। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है ना। एगोनिस्ट मतलब जो बायोमोलिक्यूल की तरह काम करे, और पार्शियल एगोनिस्ट मतलब ये 75% ही एक्शन देता है। ठीक है। तो ट्रामाडोल एनाल्जेसिक इंजेक्शन होता है जो दर्द के एहसास को कम करता है। ऐसे ही आपका एक एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल है प्रोजेसिन। हाँ बेटा, डाइक्लोफिनेक का भी इंजेक्शन आता है, ये भी पेन किलर होता है। लेकिन डाइक्लोफिनेक से ज्यादा पावरफुल कौन होता है? पैथिडीन और मॉर्फिन और आपका ट्रामाडोल का इंजेक्शन। ये पेन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। यदि गजब का असहनीय पेन हो रहा है, जानलेवा पेन हो रहा है, तो डाइक्लोफिनेक से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है। डाइक्लोफिनेक उस पेन को कवर नहीं कर पाएगा। पेन की भी तो इंटेंसिटी होती है ना। विसरल ऑर्गन का पेन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा जानलेवा होता है। जैसे यूटरस का पेन हुआ, आपके हार्ट का पेन हुआ। ठीक है। कैंसर से जो पेन, कैंसर यदि कहीं हो गया है, बॉडी में ट्यूमर बन गया है, तो उससे जो पेन होता है वो बहुत बहुत ज्यादा इंटेंस होता है। ठीक है। तो उस केस में हम बेटा पैथिडीन का इंजेक्शन यूज करते हैं, और ये सब नार्कोटिक ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। मेडिकल स्टोर से बिना प्रिस्क्रिप्शन के पेशेंट को नहीं दिए जाते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिए जाते हैं। एक शेड्यूल के ड्रग होते हैं ये, क्योंकि लोग इनका मिसयूज भी करते हैं, इनसे नशा भी किया जा सकता है ना। जैसे आपका कोरेक्स सिरप आता है, कोरेक्स सिरप को लोग 2-3 बॉटल पी लेते हैं और बढ़िया नशा हो जाता है ना। तो बोले क्वार्टर कौन पिए, खंबा कौन पिए, अद्धा। सीधे 2 सिरप लेके पी लो और मुंह से बाज भी नहीं आएगी और नशा भी हो जाएगा, है ना। कुछ लोग 2 पैक लगाते हैं और उसके साथ डाइजेपाम का पत्ता खा लेते हैं, नशा 10 गुना बढ़ जाता है ना। तो दवाइयों का मिसयूज भी होता है जिसको ड्रग अब्यूज कहते हैं। तो ड्रग अब्यूज ना हो इसके लिए डॉक्टर के पर्चे पे ही ये दवाइयाँ दी जाती है। ठीक है। जिससे पेशेंट को कोई नुकसान नहीं हो। नहीं तो पेशेंट में ड्रग डिपेंडेंस आ जाएगा, है ना। उसकी बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। मैंने आपको आज क्या रिवाइज करवाया, है ना, हम उसको देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। हीमोस्टेसिस क्या होता है? हीमोस्टेसिस मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमना। थक्का जमने के लिए जो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है उसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन, है ना। फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछते हैं कि ब्लड में कौन सा प्रोटीन है जो कि खून का थक्का जमाता है। तो उसमें आप क्या टिक करोगे बेटा? उसमें आप क्या टिक करोगे? फाइब्रिनोजन। वेरी गुड।
है ना। जैसे ही हमारे कहीं सेल में इंजुरी होती है, हमारे अंदर बॉडी में क्या है, सेल टिश्यू है और ब्लड वेजल्स हैं। खून किस में बहता है, वेजल्स में बहता है। आर्टरी में बहता है, वेन में बहता है ना। तो जब हमारी बॉडी में यदि माइनर कट लगेगा, तो यदि वेजल नहीं कटी है तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, और वो प्राइमरी क्लॉटिंग मैकेनिज्म के थ्रू रुक जाती है। वो दो टाइप की क्लॉटिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और यदि वेजल्स कट गई तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, आर्टरी कट गई फिर तो बहुत ही ज्यादा होगी। वेन कट गई, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, आर्टरी कट गई तो व्यक्ति बच ही नहीं पाएगा, इतनी तेजी से खून बहता है। खून की फव्वारा निकल जाता है खून का। आपने देखा होगा पिक्चरों में, कभी किसी की गर्दन काटते हैं तो खून का फव्वारा निकलता है ना। या कभी किसी का हाथ काट दिया तो खून का फव्वारा निकलते देखा होगा आपने, साउथ की पिक्चरों में बताते हैं ऐसा। उसको हमसे खून की पिचकारी निकलती है। तो वो पिचकारी कब निकलती है, जब आर्टरी कट जाती है, क्योंकि आर्टरी में खून बड़े प्रेशर के साथ बहता है ना। तो आर्टरी कटना मतलब व्यक्ति का बचना असंभव है। वो उसकी जान चली जाएगी, बॉडी से पिचकारी की तरह खून बहेगा, और उसका जो ब्लड लेवल है वो एकदम से सडनली फॉल डाउन होगा और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो क्या होता है, जैसे ही कहीं माइनर कट लगी, तो हमारा जो खून होता है बेटा, उसमें जो प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट में गुण होता है चिपकने का, है ना। तो जैसे ही हमारा खून हवा के संपर्क में आता है, तब ये प्रोसेस शुरू होती है। मतलब खून का हवा के संपर्क में आना एक स्टिमुलस देता है ना। और जैसे ही कट लगा और खून हवा के संपर्क में आया, तो उसका जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेरोटोनिन रिलीज होता है। और सेरोटोनिन क्या करता है, सेरोटोनिन को हम फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी कहते हैं, है ना। तो ये जब रिलीज होता है तो ये प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है, मतलब प्लेटलेट को चिपका देता है। और जब प्लेटलेट चिपक जाती है तो खून का थक्का जम जाता है, मतलब एक ग्लू की तरह काम करता है, गोंद की तरह काम करता है। प्लेटलेट आपस में चिपक जाएंगी तो खून का थक्का जम जाएगा। और जो सेकेंडरी मैकेनिज्म होता है बेटा, इसमें 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, है ना। विटामिन के की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, स्टुअर्ट फैक्टर है, हैगमैन फैक्टर है। इसके पूरे 13 फैक्टर होते हैं, और पूरा एक कैस्केड होता है। और वो कैस्केड के थ्रू फिर ब्लड हमारा जमता है। और हमारी जो किडनी होती है बेटा, किडनी बनाती है आपका थ्रम्बोपोइटीन, है ना। थ्रम्बोपोइटीन बनाती है, और थ्रम्बोपोइटीन से ही आगे चल के बनता है थ्रम्बोसाइट्स। थ्रम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट। प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रम्बोसाइट भी होता है। और यदि प्लेटलेट कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम थ्रम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। और यदि किसी की बॉडी में जैसे डेंगू का इन्फेक्शन हो गया, डेंगू के मच्छर ने काटा, ठीक है, तो उसकी ब्लड में प्लेटलेट कम हो जाती है, ठीक है। यदि हम सीबीसी करें, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, और हमने देखा कि भाई प्लेटलेट सडनली कम हो गई, तो हम समझ जाएंगे कि भाई कोई इन्फेक्शन हुआ है, डेंगू का इन्फेक्शन हो सकता है ना। अब जैसे हमारा यदि ब्लड टेस्ट किया, उसमें डब्ल्यूबीसीएस बढ़ गई है, मतलब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। क्योंकि डब्ल्यूबीसीएस का काम क्या होता है, डिफेंस प्रोवाइड करना। ये हमारे बॉडी के सैनिक होते हैं जो कि पैथोजन से लड़ते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसीएस के टाइप्स मैंने आपको बताए थे ना, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट के फर्दर टाइप होते हैं टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट वायरल इन्फेक्शन से लड़ता है, और बी लिम्फोसाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ता है। और नेचुरल किलर सेल भी हमारी बॉडी में होते हैं, जो कि हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी पढ़ाया था जब, बताया था मैंने इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीएम, ये सब इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, है ना। मास्ट सेल होती है हमारी बॉडी में जो हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है ना हमारी बॉडी में, दांत खाज, खुजली, खांसी, इसके ट्रीटमेंट में हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं, सिट्राजीन। सिट्राजीन एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है ना। हिस्टामिन की जगह खुद बाइंड होता है और एलर्जिक रिस्पॉन्स को रोक देता है। सिट्राजिन ड्रग आपने सुना है, 10 mg, 20 mg, 15 mg की स्ट्रेंथ में आता है। इसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, ये ड्राउजीनेस कॉज करता है, इसलिए ये बेड टाइम पे लिया जाता है, सोते वक्त। चलो ठीक है, कल आप कौन सा, कल मंडे है, मैंने आपको होमवर्क दिया था, नर्वस सिस्टम आपको पढ़ के आना है, कल पूछूंगा मैं, ठीक है। ब्रेन के हेमिस्फीयर, ठीक है, नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, फिर